नमस्कार दोस्तों। मैकेनिक्स की आज की क्लास में हम लोग जो मोमेंट वाला चैप्टर अपना पढ़ रहे थे उसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। कुछ दिक्कत हो गई थी मेरी आंख में, इस वजह से क्लास थोड़ा ज़्यादा डिले हुआ इस बार, नहीं तो जल्दी हो जाता है टाइम से, लेकिन कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। अभी भी ठीक नहीं है आंखें मेरी एकदम से, जल्दी क्लास ट्रैक पे आ जाएगी सब, चिंता मत करिए आप लोग। आगे देखते हैं हम लोग मोमेंट वाले में क्या क्या पढ़ चुके थे, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखिए ये टॉपिक थर्ड चैप्टर का हम लोग पढ़ रहे थे। यहाँ पे थर्ड चैप्टर का टॉपिक हम लोग मोमेंट जो है वो पढ़ रहे थे। मोमेंट में हम लोगों ने पढ़ रखा है ऑलरेडी, क्या पढ़ रखा है यहाँ पे, अगर आप ध्यान देंगे, कंसेप्ट ऑफ मोमेंट हो चुका था, मोमेंट ऑफ ए फोर्स एंड इट्स यूनिट हो चुका था, वेरिग्नान थ्योरम लास्ट में हो चुका था। ये तीन टॉपिक खत्म कर चुके थे। आज प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट यानी मोमेंट का सिद्धांत क्या है एंड इट्स एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में क्या है, लीवर है जिसमें सिंपल और कंपाउंड दोनों लीवर को पढ़ना है हम लोगों को। फिर उसके बाद स्टील यार्ड है, सेफ्टी वॉल है और रिएक्शन और सपोर्ट ऑफ बीम है। इसी में एक दो चीजें और हैं जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे लीवर में आप लोगों ने देखा, लीवर है, स्टील यार्ड है, सेफ्टी वॉल्व है, ये सब मोमेंट के सिद्धांतों पर काम करने वाली मशीनें हैं। मशीन कह सकते हैं या इनको एप्लीकेशन ऑफ मोमेंट कहते हैं। मोमेंट के सिद्धांतों का प्रयोग करके हम लोग कुछ काम करेंगे ना इंजीनियरिंग में। हम पढ़ के क्या करेंगे भाई, मोमेंट हम जान लिए, मोमेंट होता है F/d, यानी फोर्स इंटू डिस्टेंस जो है वो मोमेंट होता है। क्या करेंगे उसको जान के, हम उसका प्रयोग करेंगे किसमें, लीवर में, स्टील यार्ड में, सेफ्टी वॉल में और बीम पर रिएक्शन निकालने में। याद करिए कि बीम पर रिएक्शन निकालते समय मैंने न्यूमेरिकल भी लगाया था पिछली क्लास में, क्या मोमेंट का प्रयोग नहीं किए थे। समेशन ऑफ m इज इक्वल टू 0, इक्विलिब्रियम के तीन कंडीशन में से समेशन ऑफ Fy इज इक्वल टू 0 हमने किया था और समेशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू 0। तो वही वाले पॉइंट को यहाँ पर लिखा है। मैंने उस समय पढ़ाते समय कहा भी था कि असल में ये अगले चैप्टर में होना चाहिए, दिया यहाँ भी है दोबारा। तो एक ही बार पढ़ना है, वहां पढ़ चुके हैं तो यहाँ जरूरत नहीं है, या वहां छोड़ देते तो यहाँ पढ़ते। अब हम लोग को ये सब एप्लीकेशन के बाद पैरेलल फोर्सेज में देखिए, अनलाइक पैरेलल कैलकुलेशन ये मैंने करा दिया है पिछले चैप्टर में। फोर्सेज जब पैरेलल होते हैं इनका कॉन्सेप्ट ऑफ कपल, छोटा सा टॉपिक है ये भी, प्रॉपर्टीज एंड इफेक्ट ये भी हो जाएगा। जनरल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, संतुलन के सामान्य सिद्धांत याद करिए, बताए थे वही, समेशन ऑफ Fy, समेशन ऑफ Fx और समेशन ऑफ m बराबर 0। ऑफ बॉडी अंडर कोप्लेनर फोर्सेज हो चुका है लगभग, लेकिन फिर से एक बार बता दूंगा। पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स बाय मोमेंट, यानी मोमेंट के द्वारा रिजल्टेंट फोर्स को निकालना, और इस पर सिंपल प्रॉब्लम्स, इन सब पर सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। देखो बहुत छोटा, कम ही बचा है, क्योंकि ये सब लगभग टॉपिक में पिछले ही लेक्चर में खत्म करा चुका हूं, क्योंकि ये मिक्स टॉपिक है। तो आप चिंता मत करिए, उसकी तरह बहुत ज्यादा नहीं खींचेगा, क्योंकि उसमें बहुत सारा टॉपिक पढ़ाना पड़ गया था। इसमें आज हम लोग का फोकस है, चूंकि ये टाइम टेकिंग, भले ही छोटा सा लेगा, ये सब कम समय वाला है, ये ज्यादा समय लेगा। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ये भी कम लेगा, लेकिन ये जो एप्लीकेशन है ना एक एक, उनको अलग अलग से पढ़ना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट एंड इट्स एप्लीकेशन, इन पर हम लोग फोकस करते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स को। हमने यहां पर लिखा प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट यानी आघूर्णों का सिद्धांत, इसको हिंदी में कहते हैं आघूर्णों का सिद्धांत। आघूर्णों का सिद्धांत क्या कहता है, ये आघूर्णों का सिद्धांत आपसे क्या कहता है, यही मैं बात करने वाला हूं। ये कहता है, आघूर्णों का सिद्धांत कहता है कि यदि किसी बिंदु पर, बिंदु छोड़िए, पहले एक ही प्लेन में, कोप्लेनर फोर्सेस की बात करता है। इंग्लिश में भी बोल दूंगा, हिंदी में बोल दूंगा, पहले इंग्लिश में सुन लेते हैं। इंग्लिश वाले लोग बड़े नाराज चलते हैं, भाई आप इंग्लिश में नहीं पढ़ा रहे हैं। हिंदी वाले भी नाराज चलते हैं कि आप हिंदी में नहीं पढ़ा रहे हैं। बात है कि दोनों में चल रहा है, आपके समझ की फेर है, कभी कभी ऊपर नीचे चीजें होती है, बट हम लोग लगभग एक ही में लेके चलेंगे। देखिए ठीक है ना, पहले कहता है इफ द अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ any number of coplanar forces acting on a rigid body about a point is about a point in this plane is zero, then body will be in equilibrium। यानी ये कहना चाहता हूं मैं कि यदि, इसका मतलब क्या हुआ, if the algebraic sum of moment of any number of coplanar forces, यानी any number of coplanar forces का मतलब हुआ कि यदि किसी एक प्लेन में
कई बल काम कर रहे हों और उनका जो अलजेब्रिक सम है, उनके मोमेंट का अलजेब्रिक सम है, वो यदि उसी प्लेन में उपस्थित किसी बिंदु के परितः शून्य है तो वो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। यही इसका हिंदी मतलब हुआ। अब इसको ऐसे समझ लेते हैं, कैसे समझ लेते हैं तो देख लीजिएगा। यदि किसी प्लेन में स्थित यदि किसी प्लेन में स्थित कई बल हों, ऐसे कई बल एक प्लेन में काम कर रहे हों और कह रहा है कि यदि इन सभी बलों का एक ही कोई बिंदु यहां ले ले, यहां कोई भी किसी एक पॉइंट O के अबाउट सबका मोमेंट ले। मोमेंट मतलब अगर ये फोर्स F1 है, ये D1 है, और ये फोर्स फिर दूसरा वाला F2 है और इससे दूरी D2 है, ठीक है ना, और ये तीसरा फोर्स F3 है, इससे दूरी D3 है, और ये चौथा फोर्स F4 है और इससे दूरी D4 है। तो यदि अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ कोप्लेनर फोर्सेज अबाउट अ पॉइंट इन द सेम प्लेन इज 0 देन द बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम, यानी जिस बॉडी पर ये सारे फोर्स काम कर रहे हैं, यदि किसी बिंदु के परितः उन सभी बलों का आघूर्णों का योग जो है वो शून्य हो तो इसका मतलब ये बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। कहने का ये अर्थ सुनने में तो ठीक है, मैं लिख पहले दूं, यानी पहले मैं लिखता हूं कि यदि एक समतल में स्थित यानी जिसको बोलते हैं समतलीय यानी कोप्लेनर, एक समतल में स्थित कई बलों का उसी समतल में स्थित किसी बिंदु पर बल आघूर्णों का बीजीय योग यानी बीजगणितीय योग शून्य हो तो जिस बॉडी यानी जिस पिंड पर इंग्लिश में भी लिखूंगा, परेशान मत होइए, जिस पिंड पर ये बल लग रहे हैं वह घूर्णन के प्रति संतुलन में होगा। इंग्लिश में बोले, इफ अलजेब्रिक सम ऑफ अभी मैं इसको बताता हूं और डिटेल में, पहले परिभाषा समझिए। इफ अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस if algebraic sum of moment of coplanar forces about a point in the same plane is 0 then the body on which these forces are acting will be in equilibrium यानी हमने कहा कि किसी बॉडी पर कुछ बल लग रहा है। मान लीजिए अगर हम लोग ऐसे ले लें, इसको ऐसे समझिए कि कोई ऐसी कुछ भी है, ये गेंद वगैरह कुछ भी है, इस पर एक फोर्स ऐसे लगेगा, ठीक है ना, तो मैं कहूंगा यार ये फोर्स ना ऐसे जैसे लग रहा है, ये बॉडी का एक केंद्र होगा, नहीं है तो किसी बिंदु के अबाउट मान लो इसको हिंज कर दो, तो ये इस बॉडी को क्या करेगा, घुमा देगा। यानी ये फोर्स जो लगा ये इस बॉडी को क्या करेगा, अगर इस पॉइंट पर कोई कील धंसा के सोचा जाए, इमेजिन किया जाए, तो इस बिंदु के अबाउट इसका कोई ना कोई मोमेंट होगा, ये इसको रोटेट करा देगा। लेकिन एक फोर्स यहीं पर ऐसे भी लगने लगे तो कहेंगे क्या इसको रोक लेगा? डिपेंड करता है कि ये अगर F1 है
और ये क्या है D1 है, और ये F2 है, और ये क्या है D2 है। तो यदि ऐसा हो कि F1 इंटू D1 बराबर हो, या अगर देखो तो ये क्लॉकवाइज है ये वाला, और इसका जो मोमेंट इसके अबाउट है वो एंटी क्लॉकवाइज है। क्यों? देखो जब भी मोमेंट लेते हैं तो हम लोग जिस बिंदु के अबाउट लेते हैं उसी की तरफ तीर घुमाना है। इसकी तरफ तीर घुमाएंगे इधर से इसकी तरफ, तो ये अगर क्लॉकवाइज काम कर रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज काम कर रहा है। यानी F1 D1 पॉजिटिव है तो माइनस F2 D2। यदि ये जीरो है, इफ द फोर्सेज, इफ हमने क्या बोला, इफ अलजेब्रिक सम, मतलब एक प्लस है तो दूसरा माइनस है। इफ द अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ कोप्लेनर फोर्सेज अबाउट अ पॉइंट इन द सेम प्लेन, यानी वो बिंदु भी उसी तल में होना चाहिए जिस तल में वो बल है, इन द सेम प्लेन इज जीरो, यानी अगर ये दोनों जीरो हैं, देन द बॉडी ऑन विच दिस फोर्सेज आर एक्टिंग, तब वह पिंड जिस पर यह बल कार्य कर रहे हैं विल बी इन इक्विलिब्रियम, यानी यह पिंड इक्विलिब्रियम में होगा। कब? जब जीरो हो। इफ 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 F1 D1 माइनस F2 D2, इफ ऐसे लिख देते हैं बड़ा वाला, F1 D1 माइनस F2 D2 इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये बॉडी रोटेट करने जाएगी, रोटेशनल इफेक्ट आ जाएगा इसके अंदर, यानी रोटेशनल इफेक्ट क्रिएट होगा, ये बॉडी क्या करेगी, घूमने लगेगी। बात समझ में आ रही ना? यानी ये एक बॉडी है जिस पर दो बल मैंने आपको एज एन एग्जांपल ले आकर के समझाया। क्या ये बात समझ में आई? मोमेंट का ये सिद्धांत है। यानी पहली बात की इसने ये बोला कि यदि कई बल, सुनो ध्यान से, इसको बार बार समझो, इसको बार बार सुनो, जरूरी क्यों मैं बताऊंगा। यदि एक समतल में स्थित कई बलों का उसी तल में, यानी कि एक समतल में कई बल हैं, उसी समतल में स्थित किसी बिंदु पर बल आघूर्णों का बीजगणितीय योग शून्य हो जाए, उसी समतल में स्थित किसी बिंदु पर उन सभी बलों के बीजगणितीय आघूर्णों का योग शून्य हो जाए, तो जिस पिंड पर ये बल लग रहे हैं ना, वह घूर्ण के प्रति संतुलन में होगा। घूर्ण के प्रति मैंने क्यों लिखा, क्यों सीधे नहीं लिख दिया संतुलन में होगा? क्योंकि ये घूमेगा नहीं। तो संतुलन का मतलब आगे पीछे मूव करे, कोई और फोर्स लगा हो सकता है मूव करा दे आगे पीछे, लेकिन घूर्णों के प्रति ये संतुलन में हो जाए। घूर्णों का मतलब ये घूमेगा नहीं, लेकिन और आगे पीछे मोशन कर रहा है वो करेगा, लेकिन घूर्ण नहीं करेगा, क्योंकि घूर्णों में ये संतुलन में आ गया। यदि ऐसा है तो, या इसी को दूसरे भाषा में यदि बोला जाए, इसी चीज को यदि दूसरे भाषा में बोला जाए, इसी चीज को, तब मैं क्या कहूंगा, तब इसी चीज को मैं बोलूंगा, इसी को उलट के बोलूंगा कि यदि कोई वस्तु, यदि कोई पिंड, उल्टा संतुलन में, यदि कोई पिंड घूर्णों के प्रति संतुलन में है, घूर्णों के प्रति संतुलन में है, यानी इफ ए बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम अगेंस्ट रोटेशन, घूर्णों के प्रति संतुलन में है, तो इस पर कार्य करने वाले सभी बलों का, इस पर कार्य करने वाले सभी बलों के आघूर्णों, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका दूसरा रूप, यदि कोई पिंड घूर्णों के प्रति संतुलन में है तो इस पर कार्य करने वाले सभी बलों के आघूर्णों का बीजगणितीय योग शून्य होगा। यानी यदि शून्य होगा तो इक्विलिब्रियम में होगी, और यदि इक्विलिब्रियम में है तो बीजगणितीय योग शून्य होगा। दोनों बात एक ही है। तो हम लोग को सबसे ज्यादा प्रयोग इसी का करना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि इफ अ बॉडी इज static, if body is in static equilibrium, then algebraic sum of all the moments on that body will be zero, यानी algebraic sum of all the moments on that body is equal to zero, यानी उस पर कार्य करने वाले सभी बलों के आघूर्णों का बीजगणितीय योग शून्य होगा। बात समझ में आ रही? तो ये तो था मोमेंट का प्रिंसिपल। इसका प्रयोग करके हम लोगों ने तमाम मशीनें बना डाली, और उन मशीनों का यदि मैं आपको ब्यौरा दे, ये तो इसका प्रिंसिपल था। यानी मैं इसको एक शब्द में लिखूंगा तो मैं लिख सकता हूं कि समेशन ऑफ, यानी मैं इसी को ऐसे लिख सकता हूं, इफ
इफ द, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन लिखने जा रहा हूं ये वाली, इफ द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, 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 देन 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 समेशन ऑफ m इज इक्वल टू 0, यानी मोमेंट का जो सम होगा वो क्या होगा, 0 होगा। यानी इक्विलिब्रियम में किसी भी बॉडी को हम लोग देखें तो उसको हम लोग ऐसा कर सकते हैं। यही काम हम लोगों ने याद करी बीम में किया था। जब बीम में हम कर रहे थे कि एक सपोर्ट यहाँ है, एक सपोर्ट यहाँ पे है, यहाँ पे, तो बताओ कितना होगा ये रिएक्शन आर ए, कितना होगा रिएक्शन आर बी। तो मैं किया क्या था, मैं देखा था कि ये बीम रुकी हुई अवस्था में स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मोमेंट और ये आर ए का मोमेंट तीनों को लिख के याद करिए, बराबर 0 किया था, तो अपने आप आ गया था कि आरबी की वैल्यू कितना होगा। फिर आरबी प्लस आर ए बराबर जो था उससे हमने आर ए की वैल्यू निकाली थी। तो हमने इसी सिद्धांत का प्रयोग वहां पर किया था, किसका, बीम में रिएक्शन निकालते समय। ये भी इसका एक क्या है, एप्लीकेशन। बात समझ रहे हैं? यानी आप इसी चीज को हमने कई तरीके से क्या किया, देख लिया। अब हम लोग यहां पर लिख सकते हैं इस केस में, या तो ये लिखें कि समेशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू 0, यानी अगर किसी बिंदु पर हम लोग मोमेंट देख रहे हैं, एक इधर वाला सब कई सारे नीचे लग रहा है, अब फिर उन सबको माइनस होने बराबर 0 लिखें। या इसी को दूसरे रूप में लिख सकते हैं कि सम ऑफ ऑल क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू समेशन ऑफ क्लॉकवाइज, समेशन ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स इज इक्वल टू होगा समेशन ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स। बात समझ में आ रही ना? ये है आपका क्या, ये है आपका क्या, समेशन ऑफ m इज इक्वल टू 0, या फिर उसी को हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते। क्या ये सब बात क्लियर हुआ आपको? ये सब बात क्लियर हुआ? यहाँ पे पूरा देख लीजिए, यहाँ पे ये पूरा बात क्लियर हुआ, देख लीजिए ध्यान से। यही है मोमेंट का सिद्धांत। मोमेंट यही कहता है कि बॉडी रुकी हुई हो तो उस पर लगने वाले सभी क्लॉकवाइज मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के बराबर होंगे, यही चीज होता है। अब हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ मोमेंट की, यानी हम लोग अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ मोमेंट की। यानी मैं लिखूंगा यहां पे एप्लीकेशन ऑफ मोमेंट, एप्लीकेशन ऑफ मोमेंट, यानी मोमेंट का क्या एप्लीकेशन है हम लोग का वो देखें। इसके कई एप्लीकेशन, यानी द एप्लीकेशंस ऑफ मोमेंट इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग, देयर आर, बेसिकली हम कहना चाहते हैं देयर आर मेनी एप्लीकेशंस ऑफ मोमेंट अवेलेबल इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग। यानी इंजीनियरिंग के फील्ड में मोमेंट के बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। मैं ऐसा लिख सकता हूं, कौन कौन से हैं वो, और ये सब डिटेल में आपको नोट्स में मिलता है, ये सब चीजें लिखी हुई मिलेंगे। पहला है आपको, हम अगर कहें तो लीवर, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है लीवर, लीवर सबसे जरूरी है। दूसरा स्टील यार्ड, स्टील यार्ड, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तीसरा आपका लीवर, स्टील यार्ड, बीम, जिसका रिएक्शन निकालना आप ऑलरेडी सीख चुके हैं, ठीक है ना। बीम, बीम बीम भी इस मोमेंट के एप्लीकेशन पे काम करता है। व्हील यानी पहिया, ये भी मोमेंट के पर। और इसी तरीके से आता है आपका लीवर सेफ्टी वॉल्व, यानी ये भी लीवर सेफ्टी वॉल्व भी किसके सिद्धांत पर काम करता है, मोमेंट के। ये सब कहीं ना कहीं किसके एप्लीकेशन है, किसके, मोमेंट के सिद्धांतों पर काम करते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका है लीवर। और लीवर में मैंने आपको बताया था कंपाउंड भी होता है, सिंपल भी होता है, बेल क्रैंक भी होता है, कई टाइप के लीवर होते हैं। तो सबसे पहले इसका अध्ययन करेंगे, फिर आज हो सकता है इनका अध्ययन ना हो पाए, लेकिन पहले इसका करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, लीवर के बारे में। लीवर के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, हिंदी में भी इसको हम लोग लीवर ही बोलेंगे, ठीक है ना। लीवर क्या होती है, लीवर से यदि मैं बोलूं तो हिंदी में लोग कहते हैं ये एक सीधी या मुड़ी हुई छड़ हो सकती है, जिसमें एक आलंब, एक भार भुजा और एक आयास भुजा होती है। अभी नहीं समझ में आया। कहता कि अ लीवर इज ए मैकेनिज्म, a lever is a mechanism which can be a rigid bar or straight bar or curved bar, which can be turned about a fixed point
विच कैन बी टर्न्ड अबाउट अ फिक्स पॉइंट, यानी यह एक सीधी छड़ होती है, एक मुड़ी हुई छड़ हो सकती है, या एक घूमी हुई छड़ हो सकती है। एक छड़ ही तो है, चाहे मुड़ा हुआ, चाहे घुमा हुआ, चाहे सीधा, ऐसा छड़ हो सकता है जिसको एक बिंदु के परितः घुमाया जा सकता है। इट इज यूज टू मैग्निफाई द एफर्ट ऑफ ए फोर्स, यानी किसी लगाए गए बल का प्रयास बढ़ाने के लिए हम लोग लीवर का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, यानी यह आघूर्णों के सिद्धांत पर काम करता है। यानी मैं इसको लिखूंगा कि अ लीवर कैन बी, या ऐसे लिखें कि अ लीवर इज अ मैकेनिज्म, हिंदी में लिख दूंगा, चिंता मत करो। अ लीवर इज अ मैकेनिज्म, मैकेनिज्म का मतलब ये क्या, कैसा मैकेनिज्म है? स्ट्रेट बार यानी सीधी छड़, स्ट्रेट बार, बेंट बार और कर्ड बार, यानी घुमा हुआ या मुड़ा हुआ, कर्ड बार। यानी अ लीवर इज ए मैकेनिज्म which can be turned about a point, which can be turned about a point। इस पॉइंट को कहते हैं क्या, अभी बात करेंगे। अबाउट एक्चुअली हम लिखें अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, एक सीधी छड़ जो किसी फिक्स बिंदु के परितः घुमाई जा सकती है, which can be turned about a fixed point। अगर मैं लिखूंगा कि ये किस काम आता है, पहली बात की लीवर की परिभाषा, और दूसरा इट इज यूज्ड टू मैग्निफाई द एफर्ट ऑफ अ फोर्स, यानी यह किसी बल के प्रयास का मान बढ़ाने के लिए काम आती है। एक लीवर एक सीधी मुड़ी या घूमी हुई छड़ होती है जो किसी स्थिर बिंदु के परितः घुमाई जा सकती है। इसका प्रयोग किसी बल के प्रयास को बढ़ाने के लिए किया जाता है, अर्थात कम बल से अधिक प्रयास लगाया जा सकता है। यह हुई लीवर की परिभाषा। अब यदि हम पूछें कि सर लीवर को कैसे, क्या लीवर यही हुआ बस, तो मैं बोलूंगा कि ऐसे तो नहीं समझ में आया कि लीवर क्या हुआ। लीवर, इसके लिए आपको लीवर को समझने के लिए इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, तो ऐसे नहीं समझ में आएगा। हर एग्जाम्पल किसी न किसी क्लास का लीवर होगा, और लीवर के साथ में जैसे कोई भी लीवर है यहाँ पे, तो मैं कहूंगा कि लीवर एक, मान लीजिए मैंने बोला सीधी, ये घूमी हुई भी रह सकती है। एक सीधी छड़ है जिस पर एक फिक्स्ड पॉइंट आप यदि ले लीजिए, तो ये है वो फिक्स पॉइंट जो निकल नहीं सकता है। जैसे आप कभी झूले पे बैठे हैं, फिक्स्ड पॉइंट जिसको हम लोग बोलते हैं फलक्रम। इस फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फलक्रम। इस फिक्स्ड पॉइंट को क्या बोलते हैं, फलक्रम। अब यदि यहां पर कोई वेट लटका हुआ है, तो इसको, ये वेट है, तो फिर ये लंबाई, इसको कहेंगे हम लोग, ये लंबाई को हम लोग कहेंगे वेट आर्म। इसको क्या बोलेंगे, वेट आर्म। और अब मान लो तुमको ये कोई फिक्स पॉइंट है ना, मान लो ये कोई फिक्स पॉइंट है, ऐसे समझो इसको, ऐसे कोई फिक्स पॉइंट है, मान लो बहुत छोटा सा ही, जैसे मान लो ये ऐसे लगा हुआ है। तुम यहां पर मान लो, चलो यहां पर ये लीवर ऐसे रखा हुआ है, ठीक है ना, और इस लीवर पर तुम इसको टिका के सोच रहे हो कि यहां से ऐसे उठा दें इस वेट को, हैवी वेट। उठाने के लिए तुम क्या करोगे, उठाने के लिए तुम यहां पर एक बल लगाओगे। ये बल, यहां पर वेट है, यहां पर ये पी है, तो मान लो ये एफर्ट है। एक तरीके से ये पी को ना हम लोग बोलते हैं एफर्ट। एफर्ट मतलब तुमने लगाया ना, एफर्ट
तो ये P एफर्ट है, ये फलक्रम है और ये वेट है। वेट के साथ वाली भुजा वेट आर्म और ये वाली भुजा इसको हम लोग एफर्ट आर्म कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एफर्ट आर्म। बात समझ में आ रही है? इसको एफर्ट आर्म कहते हैं। तो यहां पर लोड जब लगाओगे तो अपने आप लोड क्या होगा? उठ जाएगा। तो ये एक लीवर को यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पर एक लीवर का ये डायग्राम आपको दिख रहा है, सीधी लीवर है। कहोगे सर ऐसे भी पकड़ के उठा सकते थे वेट को। तुमको जब कभी घर में, पुराने घर में किसी के अलमारी बक्सा ये सब इधर उधर करना होता था, या फिर कोई ऐसी भारी कार को उठाना पड़ता है, जैसे मान लो किसी की कार खराब हो गई है, उसका पहिया बदलना है, तो कैसे उठाता है? ईंट वगैरह रखते हैं लोग जमीन पे और उसके नीचे एक छड़ लगाते हैं और ऐसे चढ़ते हैं। जब मान लो तुमको कोई भारी सा बक्सा उठाना है, ठीक है ना, तो इसके नीचे एक छड़ ऐसे लगा देना, पहले छड़ लगाना, फिर यहाँ पे कोई ऐसी चीज, यहाँ पर कोई ऐसी चीज लगाना। अब इस पे लगाना, आराम से उठ जाएगा। इस पर जैसे ही लोड लगाओगे इस टाइप से, ये उठ जाएगा। अच्छा तुम एक काम करो, इसी को यहाँ ना लगा के इसको तुम जरा यहाँ लगाओ, तो अब उठाओ तो जरा उठ जाता है, देखो। अब जरा देखो, इसको उठा के उठता, यही लगाना आलम्ब। आलम्ब मतलब होता है ये फलक्रम। इसको हिंदी में बोलते हैं क्या? आलम्ब। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? आलम्ब। इसको बोलते हैं भार भुजा, इसको बोलते हैं भार भुजा, और इसको बोलते हैं आयास भुजा। आयास भुजा। बात समझ में आ रही ना? मैं आपको एक बात बता दूं, ध्यान रखिएगा इस चीज को, कि यहाँ पर इस लीवर में यहां से नहीं उठेगा ये, लेकिन यदि तुम इसी को, इस ईंट वगैरह को यहां ले जाके लगा दो, तो ये यहाँ पे देखो लोड लगाओ, ये आसानी से उड़ जाएगा। इसके पीछे एक कारण है, मैं बताता हूं क्या इसके पीछे कारण क्या है। तो ये है लीवर जो मैंने लिखा उसके बारे में। इसमें एक निश्चित परिभाषा आपको जाननी है कि मैं क्या कहना चाहता हूं। इसमें इसके अनुसार जैसा ये लिखा गया है, उसके अनुसार भार गुणा भार भुजा बराबर होता है प्रयास, यानी एफर्ट अथवा आयास भी बोलते हैं, प्रयास गुणे प्रयास भुजा, या आयास से लिखिए, आयास गुणा आयास भुजा। बात समझ आ रही ना? इसको बोलते हैं लोड इनटू लोड आर्म इज इक्वल टू एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म। तो अगर सर एफर्ट आर्म क्या होता है, लोड आर्म क्या होता है, तो ध्यान रखना, ये दूरी से मतलब नहीं है। लोड और आलम्ब के बीच की दूरी, कई बार आलम्ब यहां चला जाता है, तो लगाए गए लोड यानी हमारे लगाए गए बल और आलम्ब के बीच की दूरी एफर्ट आर्म, और लोड और आलम्ब के बीच की दूरी लोड आर्म कहलाती है। इस चीज को ध्यान रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। जब तुमने अभी देखा कि सर यहाँ पर से उठाना था और तुम किए क्या, यहाँ पे तुमने किया क्या, इसके नीचे कोई चीज लगाई, ठीक है ना। अब अगर तुम यहाँ लगाते हो तो मान लो लोड तो ये फिक्स है, ये लोड है यहाँ पे जो काम कर रहा है नीचे। तो अब एक चीज को ध्यान देना, इसका लोड यहाँ नीचे काम कर रहा है, तुम चाह रहे हो कि ये ऊपर उठे, तो उठाने के लिए देखो, अगर लोड तुम ज्यादा लगाओगे, होता क्या है कि लोड P है, आलम्ब की दूरी क्या है, x है, तो P इंटू एक्स बराबर होगा, मान लो ये W है और इनके बीच की दूरी क्या है, y है, तो W इंटू वाई, इसी फार्मूले के अनुसार Px बराबर होगा W इंटू वाई। अब देखो W इंटू वाई को तुम कम करो, कम करने का मतलब इसको कम करो, W देखो भार ज्यादा है तो y को कम करो, क्यों? क्योंकि फिर ये काफी बढ़ जाएंगे W इंटू वाई। अब तुम अपना x बढ़ाओ, क्योंकि देखो तुमको, यदि ये तुमने लगाया, ये लोड तुम लगाए हो, तुम इसको कम करना चाहते, देखो ये दोनों बराबर नहीं होंगे तो उठवा नहीं करेगा। बराबर करने का एक रास्ता है कि हम अपना वाला बढ़ा दें, खूब जोर से बल लगाएं, ये अपने आप बढ़ जाएगा। देखो ये तो इसके ऊपर है, लेकिन ये हमारे ऊपर है, हमारे ऊपर इसलिए कि P से अगर तुम लोड लगाते हो तो P खूब बढ़ा दोगे, उठ जाएगा, क्योंकि x तो फिक्स है। अगर तुम चाह रहे हो कि हम P कम लगाना पड़े, लोड कम लगाना लगे, तो x को बढ़ाओ। x को बढ़ाने के लिए इसको उधर भेजना पड़ेगा, ये अगर पास रहता तो x कम होता तो नहीं उठता,
एक्स को बढ़ाने के लिए उधर भेजो, और जब तुम एक्स बढ़ाओगे ना तो वाई कम भी हो रहा होगा। तो भार किसी चीज का यदि बहुत ज्यादा है तो पहली बात कि आलम्ब उसके पास लगाइए, यानी वाई कम करिए, तो भार गुणा वाई कम होगा, और फिर पी को कम करके एक्स को बढ़ा दीजिए, यानी लगाया गया लोड तुम कम लोड में उठाना चाहते हो। देखो भार गुणा भार भुजा तो है ही है, लोड इंटू लोड आर्म। तुम एक काम करो, अगर आयास कम करना चाहते हो तो आयास भुजा को बढ़ा दो, क्योंकि ये दोनों मिल के बराबर होने चाहिए। तो चाहे तुम भाई खूब ज्यादा लोड लगाओ, चाहे लोड गुणा इस भुजा को सही कर दो, तो ये दोनों ही तरीके हैं उस लोड को उठाने के लिए। ये एक लीवर मैंने सिंपली क्लासिफाई किया कि लीवर होता क्या है, लीवर होता क्या है, एक सिंपल मैंने इसको क्लासिफाई किया। अब एक चीज जान लीजिएगा यहाँ पे कि भाई अगर हम लोग ये जानना चाहते हैं कि सर लीवर तो हम समझ लिए, अब लीवर से जुड़ा हुआ एक टर्मिनोलॉजी भी समझ लो। क्या? लीवर से जुड़ा हुआ एक टर्मिनोलॉजी है जिसको बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज यानी इसको बोलते हैं हम लोग क्या? एडवांटेज। इसको बोलते हैं यांत्रिक लाभ। इसको क्या बोलते हैं? यांत्रिक लाभ। यानी कि यदि कम लोड लगा के ज्यादा लोड उठा दिया जाए तो यांत्रिक लाभ प्राप्त होता है। कैसे ये कर सकते हैं हम लोग? अरे भाई हम चाहते हैं भार बहुत ज्यादा है लेकिन हमारा प्रयास बहुत कम रहे, तो कुछ मत करिए, भार भुजा को छोटा करके अपनी भार आयास भुजा को बढ़ा दीजिए। आप अगर 200 किलो का लोड उठाना चाहते हैं, 200 किलो का भार उठाना चाहते हैं मान लीजिए आप, तो आप भार भुजा को 200 गुणा 1 मीटर रखिए और आप यहीं पर अपने केवल 50 किलो लगाइए, अपना केवल 50 किलो, बस इसको 4 कर दीजिए आयास भुजा को। तो देखिए 200, ये भी 50 गुणा 4 200। बस ध्यान रखिएगा इधर भार भुजा को कम कर दिए, आयास भुजा को क्या किए? बढ़ा दिए। तो लोड लगाने कम 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 भार लगा के ज्यादा भार उठाने का सबसे अच्छा तरीका है कि भार भुजा को छोटा और आयास भुजा को बड़ा कर दीजिए ताकि दोनों आपस में बराबर हो जाए। तो भाई आपने कम लोड लगा करके ज्यादा लोड उठा लिया, तो इसका मतलब हुआ कि आपने एडवांटेज प्राप्त किया। कितना एडवांटेज प्राप्त किया? तो होता है उठाया गया भार बटे लगाया गया भार, यही होता है मैकेनिकल एडवांटेज। यानी यांत्रिक लाभ किसको कहते हैं? तो हम लोग कह सकते हैं यांत्रिक लाभ, मैकेनिकल एडवांटेज बराबर लिफ्टेड लोड यानी उठाया गया भार, लिफ्टेड लोड डिवाइडेड बाई एफर्ट, एफर्ट अप्लाइड। यानी एफर्ट अप्लाइड का मतलब जो एफर्ट डाला गया, एफर्ट अप्लाइड, एफर्ट अप्लाइड, ये जिसके ऊपर भार डाला गया। लिफ्टेड लोड का मतलब हुआ उठाया गया भार, उठाया गया भार, भार बटा लगाया गया, लगाया गया, लगाया गया आयास, आयास यानी लगाया गया। ये होता है यांत्रिक लाभ यानी मैकेनिकल एडवांटेज। फायदा हुआ ना भाई, हम कम ही लोड लगा के ज्यादा लोड उठा लिए तो फायदा हुआ ना। अब अगर इस डायग्राम में देखें तो लोड W को उठाने के लिए प्रयास P लगाना पड़ा है। तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम, अकॉर्डिंग टू डायग्राम मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू होगा W बाई P, यानी ये होगा। या इसी को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे भी, मैकेनिकल एडवांटेज को ऐसे लिखें, या फिर देखो तुम यहाँ पे समझो, यहाँ पे अगर तुम ये लिखे हो तो ये भी लिख सकते हो कि लोड बाई एफर्ट, एफर्ट बराबर एफर्ट आर्म, एफर्ट आर्म। देखो लोड बाई एफर्ट करोगे तो एफर्ट आर्म बाई लोड आर्म, लोड आर्म। तो जब ये मैकेनिकल एडवांटेज है तो ये भी तो मैकेनिकल एडवांटेज है, यानी ये भी तुम लिख सकते हो मैकेनिकल एडवांटेज कि लोड लिफ्टेड अपन एफर्ट आर्म, या बराबर इसी को लिख सकते हो, इसी को लिख सकते हो एफर्ट आर्म, आर्म बाई लोड। ये है आपका मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला। W बाई P लिखो यानी वेट अपॉन एफर्ट लिखो, या एफर्ट आर्म बाई लोड आर्म लिखो, बात दोनों एक ही है। क्या आपको लीवर और मैकेनिकल एडवांटेज यानी यांत्रिक लाभ आपको समझ में आया? बताइए, मैकेनिकल एडवांटेज या यांत्रिक लाभ आपको समझ में आया? अब हमने ये समझा कि लीवर कितने टाइप के होते हैं, ठीक है ना, ये लीवर के टाइप हमने समझा। अब एक चीज टाइप नहीं सॉरी लीवर का डेफिनेशन समझा और लीवर कैसे काम करता है। अब हम समझेंगे लीवर के टाइप को, यानी
लीवर अलग अलग किस टाइप का हो सकता है, यानी हेडिंग बना लेंगे हम लोग वेरियस टाइप ऑफ लीवर, वेरियस टाइप ऑफ लीवर यानी विभिन्न प्रकार के लीवर के प्रकार। उसमें पहला आता है आपका सिंपल लीवर, पहला आता है सिंपल लीवर। दूसरा आपका लीवर के ही प्रकार हैं ये सब, कंपाउंड लीवर यानी जब दो ही लीवर को कनेक्ट कर दिया जाए आपस में, कंपाउंड लीवर। या सिंपल लीवर से पहले, सिंपल लीवर के बाद पहले आप बेल क्रैंक्ड लीवर पढ़िएगा, बेल क्रैंक्ड लीवर। और तीसरा आ जाता है आपका कंपाउंड लीवर, क्योंकि ये इससे मिलता जुलता है, आसानी से काम हो जाएगा। कंपाउंड लीवर, ये तीन तरह के लीवर आपके हो सकते हैं, सिंपल लीवर, बेल क्रैंक्ड लीवर और कंपाउंड लीवर, ठीक है ना। इसमें से सिंपल लीवर को यदि हम लोग क्लासिफाई करें तो सिंपल लीवर फर्दर कैन बी क्लासिफाइड इनटू फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर और तीसरा होता है थर्ड क्लास। ये अभी सिंपल वाले की बात कर रहा हूं, थर्ड क्लास लीवर। यानी वेल क्रैंक्ड और कंपाउंड के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले हम लोग बात करेंगे सिंपल लीवर के बारे में, यानी साधारण लीवर के बारे में। और साधारण लीवर को आगे चल करके, ठीक है ना, सिंपल लीवर को कैसे परिभाषित करेंगे। सिंपल लीवर आर द लीवर विच हैज वन फल्क्रम, वन वेट आर्म एंड वन एफर्ट आर्म। कई लीवर ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें आलम्बों की संख्या एक से अधिक हो सकती है, एफर्ट आर्म और लीवर लोड आर्म अलग अलग हो सकते हैं कई ठो। लेकिन एक सिंपल लीवर वह लीवर होता है जिसमें एक फलक्रम यानी एक आलम, एक वेट आर्म और एक एफर्ट आर्म होती है। बात सुन रहे हैं, ये लीवर जो होते हैं ना, ज्यादातर भारों को उठाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं जब कम बल लगाना पड़े। यानी सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं अब यहाँ पे सिंपल लीवर की। सिंपल लीवर क्या होते हैं? दीज आर द लीवर्स, ये लीवर्स, दीज आर द लीवर्स यानी ये वो लीवर होते हैं, दीज आर द लीवर्स which have वन फलक्रम यानी वन फलक्रम, वन एफर्ट आर्म एंड वन लोड आर्म। These are commonly used to lift. These are commonly used to lift load using small effort। कम प्रयास लगा करके बलों को उठाने के लिए ये लीवर प्रयोग किए जाते हैं, सिंपल लीवर। और ये मुख्य रूप से दीज आर, इसको मैं बोलूं, ये मुख्य रूप से फर्दर दीज आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग क्लास। इनको निम्न प्रकार से पुनः वर्गीकृत किया गया। यानी साधारण लीवर को निम्न प्रकार से पुनः वर्गीकृत किया गया। पहला कौन सा होगा? क्लास फर्स्ट का लीवर, क्लास फर्स्ट या फर्स्ट क्लास फर्स्ट लीवर या क्लास वन लीवर। दूसरा क्लास सेकंड और तीसरा जो होता है वो क्लास थर्ड। ये तीन तरह से लीवर्स को क्या किया गया? बांटा गया सिंपल लीवर को। अभी सिंपल के बाद कंपाउंड, बेल क्रैंक आएंगे। सिंपल लीवर को क्लास फर्स्ट में बांटा गया, ठीक है ना। तो क्लास फर्स्ट का लीवर हम लोग किसको कहेंगे? तो मैं आपको बता दूं, जिसमें फलक्रम बीच में हो। जैसे जो अभी हमने सबसे पहले लीवर दिखाया था ना डायग्राम में, सिंपल ये एक तरीके का फर्स्ट क्लास लीवर है। कैसे अंतर समझेंगे सबका मैं समझाता हूं आपको, जरा इन डायग्राम्स को ध्यान से देखिएगा। पहला लीवर जो आपके सामने दिख रहा है ये प्रथम श्रेणी का है, जिसमें फलक्रम यानी आलंब बीच में हो और एक तरफ प्रयास भुजा, दूसरे तरफ भार भुजा हो।
ऐसे लीवर को क्लास फर्स्ट का लीवर कहते हैं। ऐसे लीवर को क्लास फर्स्ट का लीवर कहते हैं। क्या बात क्लियर है यहाँ पे? क्लास फर्स्ट का लीवर क्या है? जिसमें प्रयास भुजा हो, भार भुजा हो, बीच में फलक्रम हो, यानी समझ गए होंगे, एक तरफ एफर्ट एक तरफ क्या हो। अच्छा, इसमें फलक्रम बीच में है, यानी एफ बीच में है। सेकेंड क्लास में वेट बीच में है और थर्ड क्लास में प्रयास बीच में। बात समझ रही? यानी यहां पर एफ डब्ल्यू पी, इसको इस तरह से याद कर लीजिए, एफ डब्ल्यू पी फर्स्ट क्लास में जो फलक्रम है वो बीच में रहेगा, सेकेंड क्लास में लोड यानी जो भार है वो बीच में रहेगा, वेट, और पी में प्रयास यानी एफर्ट बीच में रहेगा। तीन तरह के लीवर होते हैं, तीनों के बारे में अलग अलग आपको समझना है। पहला लीवर हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है ना। फर्स्ट क्लास लीवर किसको कहते हैं? व्हेन द फलक्रम इज बिटवीन द लोड एंड एफर्ट, यानी जब फलक्रम लोड और एफर्ट के बीच में रहे तो इसको हम लोग फर्स्ट क्लास लीवर कहते हैं। ये आपको दिख रहा है। इस स्थिति में आप एक बात बताइए, इस स्थिति में पहली स्थिति मैंने लिया फर्स्ट क्लास लीवर का, उसमें अगर मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि ये क्या है, ये मान लीजिए डिस्टेंस है ए, यानी प्रयास भुजा है ये, और ये जो भार भुजा है वो बी है, ठीक है ना। बात क्लियर है यहाँ पे। इस केस में इसका पहले एग्जांपल, ये ऐसा कितनी जगह आप ऐसा लीवर देखें, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं फर्स्ट क्लास लीवर का एग्जांपल ऐसा कहां होता देखें आप। आइए दिखाते हैं हम आपको। आप बताइए, यहाँ पे ये डायग्राम झूला देखे हैं, सी सॉ, ये वाला झूला आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा। कोई भारी आदमी बैठ जाता है ना, जब कभी झूले पे कोई भारी आदमी बैठ जाता है तो इधर वाले को उठा देता है। आपने ऐसा देखा होगा, भारी आदमी जब जाता है तो उधर वाले को उठा देता है। कुछ करिए मत, भारी वाले को नजदीक बैठा दीजिए, नजदीक बैठाइए इसके, और इसको दूर बैठाइए, फिर ये हल्का वाला उठा देगा। ये करके देखिएगा कभी। कहने का मतलब ये एक लीवर है जिसमें बीच में एक फलक्रम है। ये इसमें एक तरफ कोई भाई, ये एक बार भार हो जाएगा तो ये आयास लगा के नीचे उठाएगा, और एक बार ये जब नीचे चला गया तो फिर ये आयास का काम करेगा, ये भार का काम करेगा। ये क्रम चलता रहेगा, ठीक है ना। इसमें क्या है, फलक्रम यहाँ बीच में है, एक तरफ आपका आयास है और एक तरफ क्या है, भार है। बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से कैंची, सीजर, सीजर, इसमें क्या है भाई, आप जब लोड लगाते हैं तो इसी पर लगाते हैं ना, तो ये हुआ आयास, ये हुआ लोड जिसको काटना है, जिस पर आप बल लगा रहे हैं, इसको दबा रहे हैं, तो ये भी मतलब आप यहाँ आयास है, यहाँ भार है, यहाँ बीच में फलक्रम है जिसके अबाउट ये कैंची घूम रही है। फलक्रम बीच में है फिर, और यहाँ पर आपका लोड है, यहाँ पर आपका प्रयास है। क्लियर है? कील उखाड़ने वाला, क्लॉ हैमर, कील उखाड़ने वाला हथौड़ा, यहाँ पर यदि कील धंसी होती और हथौड़े में आप इसको ले जाके ऐसे फंसाते, मान लीजिए हथौड़ा फंसाते, तो ये कील होता जो लोड का काम कर, जिसको खींचना है। देखो लोड मतलब समस्या, समस्या कील है, यहाँ पर समस्या ये है, यहाँ पर इस टाइम इसके लिए ये समस्या है, ये बेचारा इसको उठाना चाहता है, तो यहाँ पर असल में प्रयास होगा और यहाँ पर क्या होगा, असल में लोड होगा। एक पल के बाद ये आपस में बदलेंगे, लेकिन इनमें तो फिक्स है ना। जब लोड यहाँ हो, आलंब बीच में हो, आप प्रयास यहाँ पी लगा रहे हो इसको खींचने का, ताकि कील उखड़ जाए, तो कील और प्रयास के बीच में यही कहीं क्या है, आलंब है, ये आपका लोड है और ये आपका प्रयास है। इसी तरीके से सब्बल, क्रोबार जिसको बोलते हैं, सब्बल बोलते हैं हिंदी में। कोई चीज उठानी हो तो ये इसको उठाना था, एक टेढ़ी छड़ लेके इसमें घुमाए, अब यहाँ पे कोई ईंट वगैरह लगा के यहाँ पर क्या बना दिए, फलक्रम, यहाँ पर आप लगाएंगे प्रयास, और ये है आपका क्या, भार। जब इसको लगाएंगे अपने आप क्या होगा, उठ जाएगा। ये सब फर्स्ट क्लास लीवर है, क्योंकि सब में फलक्रम बीच में है, फलक्रम बीच में है, सब में फलक्रम बीच में है, यानी आलम्ब इसका क्या है, बीच में। यदि आप कहेंगे सर इसके बारे में दो शब्द, तो मैं कहूंगा इस लीवर के बारे में कि भाई बहुत सीधी सी बात है, ये लीवर यहाँ पर है, यहाँ पर इसका एग्जांपल मैंने आपको दिखा भी दिया। इस लीवर में मैं ये कह सकता हूँ कि मैकेनिकल एडवांटेज कितना होगा सर। अरे भाई एक चीज तो क्लियर लिखिए, लीवर कोई भी हो, एक काम फिक्स होगा कि अगर यहाँ पर W है, यहाँ पे P है, एक जान लीजिएगा P इंटू A बराबर होगा W इंटू B के। ये चीज किसी भी लीवर में लागू होता है। क्लियर है ना। अब अगर हम लोग पूछे यहाँ पे कि मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा इसका, तो भाई इसका मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, एफर्ट आर्म यानी A बाई बी लिख दें, या तो हम लोग या तो A बाई बी लिख दें,
या तो फिर W/P लिख दें। दोनों बात एक ही है, क्योंकि असल में है W/B बराबर P/A, ऊपर लिखा गया, चाहे मैकेनिकल एडवांटेज ही। अब इस केस में देखो, इसमें अच्छी बात यह है कि कुछ भी ज्यादा कम हो सकता है। अगर हम इधर बहुत खिसका दें, इधर आलम को खिसका दें, तो P बहुत बढ़ाना पड़ेगा, A छोटा हो जाएगा। यानी कई बार A बड़ा हो सकता है B से, B बड़ा हो सकता है A से। यानी इसमें मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू, मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू एक, माने मैकेनिकल एडवांटेज जो हो सकता है, मैकेनिकल एडवांटेज वो एक से बड़ा, बराबर या छोटा तीनों हो सकता है। क्योंकि ए कई बार छोटा भी हो सकता है, बी से बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। तो मैकेनिकल एडवांटेज इसमें तीनों, मतलब एक से छोटा, बड़ा या बराबर तीनों हो सकता है। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड क्लास के लीवर की। सेकंड क्लास लीवर क्या कहता है कि भाई जब फलक्रम एक किनारे पर, आयास एक किनारे पर और लोड बीच में आ जाए, लोड बीच में आ जाए, तब के केस में भार से फलक्रम की दूरी भार भुजा है, अब प्रयास से फलक्रम की दूरी प्रयास भुजा है। यही मैं उस समय समझाया था आपको कि कभी भी देखिएगा आलम्बो, ये जो आलम्ब है ना, आलम्ब से ही भार की दूरी भार भुजा, अप्रयास की दूरी प्रयास भुजा। इसका मैकेनिकल एडवांटेज जो होगा, आप बताइए, जब लिखेंगे एफर्ट, एफर्ट आर, एफर्ट आर यानी मान लीजिए जैसे हमने प्रयास भुजा को यहाँ ए दिखाया ना, तो प्रयास भुजा ए, आभार भुजा बी। तो अगर आप मैकेनिकल एडवांटेज जैसे इसका लिखें A/B यदि लिखेंगे, तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि B जो है A के बराबर हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ये A हमेशा, क्योंकि चूंकि एक किनारे पे फलक्रम हो गया, पहले कहेंगे सर ऐसा होता कहां है, मैं अभी बताता हूं। लेकिन इसमें मैकेनिकल एडवांटेज जो होगा वो हमेशा एक से ज्यादा होगा। यानी मैकेनिकल एडवांटेज जो होगा हमेशा एक से ज्यादा होगा इस केस में। इस चीज का ध्यान सेकंड क्लास में कहां ऐसा होता है कि फलक्रम किनारे हो जाए, बताता हूं। नींबू निचोड़ने वाली मशीन देखे हो, चलो यहाँ पे इसको देख लेते हैं हम लोग। देखो ये है आपका भार उठाने वाली छड़। देखो भार जब यहाँ लगा था, सपोर्ट यहाँ लगा था, देखो अभी इसके पहले भी एक भार अच्छा छोड़ो इसको, एक टिपिकल ठेला वाली गाड़ी देखे हो, पहिया गाड़ी जिसमें एक चक्का लगा रहता है, यहाँ पर इसमें तुम कूड़ा उड़ा भर लेते हो ऐसे, और उसके बाद तुम यहाँ से एक आदमी इसको उठा करके हाथ से ऐसे लेके चलता है। तो भार आ गया बीच में, फलक्रम, फलक्रम एफ किनारे हो गया, और तुम जो लोड उठा रहे हो वो इधर हो गया। तो ये आ गया ना फलक्रम किनारे। सरौता देखे हो, सरौता, सरौते में एक सिरा जुड़ा रहता है, ये लोड बीच में आ गया, लोड, और यहां पर तुमने लगाया प्रयास, फिर फलक्रम किनारे प्रयास, लोड बीच में, लोड बीच में, लोड बीच में। फलक्रम का काम ये करेगा क्योंकि ये जुड़ाव है, इसको रोटेट कराना है इसी के अबाउट, जिसके अबाउट घुमाव होता है। जैसे गाड़ी को ऊपर नीचे करो ये अपनी जगह पर रहेगा, इसी तरीके से इसको ऊपर नीचे करो ये अपनी जगह पर रहेगा, इसी तरीके से तुम इसको ऊपर नीचे करो ये अपनी जगह पर रहेगा। फलक्रम वो होता है जिसके अबाउट रोटेशन होता है, वो खुद नहीं घूमता है। इस स्थिति में कभी भी सुपारी यहां रख के नहीं कट सकती है, यहां पर तुम अपने सर इसको हाथ पे नहीं उठा सकते हो। इस केस में जब ऐसा काम हो रहा हो तो मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा एक से ज्यादा मिलता है, और हमारे लिए अच्छा है। ये हमारे लिए क्या है, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अगर ये एक से अधिक है अर्थात ए हमेशा बी से ज्यादा है, तो हमें फायदा होगा, क्योंकि ए बी से ज्यादा होने का मतलब है उठाया गया भार प्रयासों से क्या है, कम है। बात हमारी, ये मैकेनिकल एडवांटेज है। अब तीसरा लीवर क्या कहता है, तीसरा लीवर कहता है एक सिरे पे फलक्रम हो, जो लोड बीच में था वो हटाओ, अब प्रयास बीच में लगेगा। यानी बीच में प्रयास लगेगा, एक किनारे पर लोड और एक किनारे पे फलक्रम। इसमें देखो ये प्रयास भुजा है जो छोटी हो गई, ये भार भुजा है अब ये बड़ी हो गई। इसका मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा एक से कम होता है। देखो पहले वाले का एक से कम, बराबर, ज्यादा कुछ भी हो सकता है, इसका हमेशा एक से ज्यादा, और तृतीय श्रेणी का हमेशा एक से कम। ये कई बार एमसीक्यू में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस लीवर का, लीवर आर्म सॉरी, किस लीवर का मैकेनिकल एडवांटेज एक से कम, किसी का एक से ज्यादा। तो प्रयास भुजा चूंकि छोटी हो गई और भार भुजा बड़ी हो गई, तो मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा एक से कम होगा। कहोगे सर ऐसा कहां होता है कि फलक्रम इधर हो और लोड बीच में लगाना पड़े, सरौता तो चलो किनारे था। चिमटा देखे हो रोटी बनाने वाला, चिमटा जब लेते हो तो तुम देखोगे ये चिमटा है, ये यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ये इसका फलक्रम है। तुम यहाँ लोड नहीं लगाते हो, रोटी पकड़नी होती तो यहाँ बीच में लोड लगाते हो, प्रयास लगाते हो। यानी तुम जो
प्रयास कर रहे हो यहाँ कर रहे हो, यानी पी प्रयास है यहाँ पे, ये आलम फलक्रम एफ है, और यहाँ पर रोटी उठाते हो जो भार है, यानी भार और फलक्रम के बीच में प्रयास है, माने भार भार और फलक्रम के बीच में प्रयास है, तो ये तृतीय श्रेणी का होगा, यानी मैकेनिकल एडवांटेज 1 से कम होगा, क्योंकि प्रयास भुजा ए है, भार भुजा बी है, तो बी बड़ा हो गया है, जबकि मैकेनिकल एडवांटेज होता है ए बाई बी, जब बी बड़ा हो ए छोटा हो तो मैकेनिकल एडवांटेज 1 से कम हो जाए। क्या इतनी बातें आपको समझ में आई जो मैंने आपको पढ़ाया? इतनी बातें आपको ठीक से समझ में आ गई हैं? तो इतना समझे, लीवर का क्लासिफिकेशन कर लिए। अब अगली क्लास में हम लोग थोड़ा सा न्यूमेरिकल और बेल क्रैंक लीवर वगैरह को देखेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।